हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। हम लोग आज से फिजिक्स के प्रश्नों को हल करेंगे। हम आपके लिए लाए हैं टॉप 75 प्लस क्वेश्चंस जो 2024 की परीक्षा में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हम लेके आ रहे हैं ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन है जो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है 5 मीटर है और इसकी हमें क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। अवतल लेंस दिया है और इसकी फोकस दूरी दी गई है, हमें इसकी क्षमता को निकालना है। तो देखिए चूंकि अवतल लेंस कैसे होता है, देखिए एक एक क्वेश्चन में हम ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे। आप देखेंगे ये केवल एक क्वेश्चन नहीं है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए अवतल लेंस, पहली बात तो एक अवतल लेंस होता कैसा है, तो अवतल लेंस इस तरह से होता है। ठीक है, ये आपका अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है। यानी जब दो अवतल दर्पणों को मिला दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, अवतल लेंस प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी 5 मीटर है, इसकी क्षमता हमें निकालनी है। अब देखिए क्षमता का तो डायरेक्ट फार्मूला जो होता है P = 1/f मीटर में। F किस में होना चाहिए, मीटर में, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं P क्षमता का मान 1/f, और F कितना दिया है 5 मीटर दिया गया है। तो आप इसको जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 × 10 यानी 0.2 डायोप्टर आएगा। लेकिन अब यहाँ एक समस्या है, केवल 0.2 डायोप्टर कह देना ही ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 0.2 डायोप्टर है और यहाँ भी -0.2 डायोप्टर है। अब इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा, तो देखिए यहाँ से आप कभी भूलेंगे नहीं, उत्तल और अवतल दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या है, अवतल लेंस है। अब इसकी चूँकि फोकस दूरी जो होगी, फोकस जो बिंदु होगा वो इस साइड में लाई करता है, इस साइड में। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये जो हमारा प्रकाशिक केंद्र है, इसके बाएं जितनी भी दूरियां ली जाती हैं वो कैसी होती हैं, निगेटिव, और इसके दाएं जो दूरियां ली जाती हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिव। अब चूंकि इसका फोकस दूरी कैसा है, निगेटिव है, तो इसका जो क्षमता होगा P वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। यानी कितना आएगा, 0.2 डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, -0.2 डायोप्टर। कितना होगा आंसर, इसको अगर हम यहाँ से क्लियर करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, -0.2 डायोप्टर। अब देखिए उत्तल में भी यही हम देख लेते हैं, ऐसे होता हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, ये होता है इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो पहला पृष्ठ है, ये पहला पृष्ठ, इसकी फोकस दूरी किधर होगी, इधर होगी, यानी इसकी फोकस दूरी इधर होती है। ठीक है, और इधर हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, इधर क्या लेते हैं हम, निगेटिव लेते हैं। यानी अगर उत्तल लेंस की बात करता तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर यहाँ अवतल लेंस के बजाय उत्तल लेंस होता तो ये क्षमता क्या हो जाती, +0.2 डायोप्टर। तो इस तरह से आपने देखा हमने एक ही क्वेश्चन में ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिकतम होता है। तो अब देखिए यहाँ पर तारपीन का तेल लिखा है, जल लिखा है, हीरा लिखा और कांच लिखा है। तो हम सबके पहले क्या लिख देते हैं, अपवर्तनांक। जो तारपीन का तेल है इसका अपवर्तनांक लगभग 1.47 होता है। ठीक, जल जो है इसका अपवर्तनांक, अब कम से कम जल का तो अपवर्तनांक आपको याद ही होना चाहिए, 1.33 होता है। हीरा जो है इसका अपवर्तनांक 2.41 होता है और कांच का होता है 1.5 लगभग। ठीक है, तो अब आंसर आप दे सकते हैं कि अधिकतम किसका होता है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो आप कहेंगे ओबियस सी बात है, हीरे का। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अब अगर सबसे कम की बात की जाए तो इसमें से सबसे कम कौन है, जल। ठीक है, जल में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, आपने देखा कि हमने 4 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं सबके अपवर्तनांक के। ठीक, अगला क्वेश्चन हम आते हैं, अगले क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए
निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, पूरा क्वेश्चन ये होता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्या उत्तल लेंस के चश्मे का, क्या उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न हम नहीं होने देंगे, ठीक है, कन्फ्यूज़न होने नहीं देंगे। एक सेकेंड, हम कन्फ्यूज़न नहीं होने देंगे, इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए दो दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूर दृष्टि दोष, जिसके विषय में अधिक बातें होती हैं। ठीक है, ये दो दृष्टि दोष हैं जिसके विषय में अधिक बातें होती हैं। निकट दृष्टि दोष, पहले हमें यह जानना होगा निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुएं, देखिए उल्टा होता है इसमें, निकट की वस्तु क्या होगी, वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में इसी का उल्टा होता है, यानी इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, अब लेंस की बात करें तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक क्या है कि मान लीजिए कन्फ्यूज़न हो, ऐसे कन्फ्यूज़न ना हो तो ठीक है। निकट किसी को आप बुलाइए तो क्या कहेंगे आप, निकट आओ। क्या कहेंगे, निकट आओ। ठीक, क्या कहेंगे आप, निकट आओ। पास किसी को बुलाना तो क्या कहते हैं आप, निकट आओ। तो निकट से हो गया निकट दृष्टि दोष, ठीक है, और आओ से हो गया आपका अवतल लेंस। निकट से क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष, और आओ से क्या हो गया, अवतल लेंस। ठीक, समझ में आ गया। तो निकट दृष्टि दोष है तो हम अवतल लेंस यूज करेंगे, और जब निकट के लिए अवतल यूज कर रहे हैं तो दूर दृष्टि के लिए क्या यूज करेंगे, उत्तल यूज करेंगे। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुसार है वो क्या है, अवतल लेंस। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ढेर सारी चीज़ों का हमने और भी देख लिया साथ साथ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये एक केमिस्ट्री का सवाल आ गया है बाय मिस्टेक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ये केमिस्ट्री का वैसे क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान बताइए कितना होता है, क्या 14 होता है, क्या 0 होता है, क्या 1 होता है, क्या 7 होता है। तो बहुत सारे लोग 0 पे ही लगा देंगे, लेकिन गलत जवाब है। सही जवाब क्या होगा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब देखिए पीएच मान क्या होता है, तो हमारे पास एक स्केल ऐसी है, एक स्केल माना गया है जिस पर 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं लिखी हैं, 0 से लेकर के 14 तक की संख्याएं लिखी हैं, और यहाँ बीच में क्या होता है 7। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस तरह से। अब देखिए जैसे इधर हम आते जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, और क्षारकता क्या होगी, क्षारकता घटेगी। ठीक, तो जिन तत्वों का पीएच मान इधर की ओर यानी 7 से कम होगा, 7 से अगर क्या है कम है तो वो क्या होंगी, अम्लीय होंगी। और 7 से क्या है, जिसका ज़्यादा है, जिसका पीएच वैल्यू क्या है 7 से
ज़्यादा है, जिसका pH वैल्यू क्या है 7 से ज़्यादा है, वो क्या होंगी, क्षार होंगी। ठीक, लेकिन जो शुद्ध जल है वो ना अम्ल है ना क्षार है, तो इसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहा है अम्ल से हाइड्रोजन हटाने, इसको हाइड्रोजन पढ़िएगा। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, कौन सी धातु है जो किसी अम्ल से हाइड्रोजन हटा देगी। अब इस प्रश्न के जवाब के लिए हमें चलना होगा सक्रियता श्रेणी में। कहाँ चलना होगा हमें, सक्रियता श्रेणी में। कहाँ, सक्रियता श्रेणी को हमें देखना होगा। किसको देखना होगा, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता की श्रेणी क्या है, हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जब बढ़ते हुए घटते हुए क्रियाशीलता के आधार पर रख देते हैं तो हमें एक श्रेणी मिलती है, जिसे हम कहते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में क्या है, सबसे ऊपर जो है वो क्या है, के है, यानी पोटेशियम है। फिर क्या है हमारे पास, सोडियम है। फिर क्या है, कैल्शियम है। और क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद क्या है, जिंक है। जिंक के बाद आयरन है। आयरन के बाद आपका लेड है। लेड के बाद आपका क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कॉपर है। फिर Ag और फिर Au, Ag Hg और फिर होता है Au। अब देखिए इस सक्रियता श्रेणी की एक विशेषता ये है कि इसमें प्रत्येक ऊपर वाला तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण से क्या होता है, विस्थापित कर देता है। ठीक, तो अब अम्ल है कोई, मान लीजिए HCl है, मान लीजिए HCl या H2SO4 क्या है, एक अम्ल है। अब इससे किसका रिएक्शन ऐसा होगा जो हाइड्रोजन को यहाँ सल्फेट आयन से हटाएगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो है यही यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हाइड्रोजन से ऊपर क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या है, ऊपर है। इस कारण से जिंक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, जबकि Cu, Ag, Hg और Au, Hg भी नीचे है, ये भी नहीं करेगा, Ag भी नीचे है और Cu भी नीचे, इसलिए ये सब हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका बी फॉर बंगाल टाइगर। अगला देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है प्रोपेन। अब ये क्या है, प्रोपेन एल्केन है। एल्केन में आपका जानते हैं रासायनिक जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। अब यही एक मिल रहा है जिसमें ये चीज़ लागू होती है। प्रोप मतलब 3 कार्बन होना चाहिए। यहाँ का जो प्रीफिक्स है प्रोप वो कितने, 3 कार्बन के लिए आता है, तो 3 कार्बन होना चाहिए। और N लगा है यानी कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। अब इसको देखते हैं C4H10 को, तो C4 ऐसे लगा देते हैं। C4 तो प्रोपेन नहीं है, तो मतलब 4 कार्बन है, तो ये तो ब्यूट आएगा, इसमें ये बात ही नहीं है। इसमें एथ आएगा, बात ही नहीं है। इसमें एक ही कार्बन है, मेथ आएगा, इसको बात ही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी फॉर डॉक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। C3H8 इसको ऐसे लिखेंगे, C3H8 टाइपिंग एरर है। C3H8 ये क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। संरचना सूत्र अगर लिखना चाहें तो इस तरह से संरचना सूत्र इसका होगा, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से और फिर आपका जो बची हुई संयोजकताएं हैं वो हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी होंगी। तो चलिए दोस्तों, एक काम आप भी कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नए आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर, कितना, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और इसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो पहले हम कुछ चित्र भी कलाकारी कर लें थोड़ा सा। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, कैसा दर्पण है, उत्तल। तो उत्तल दर्पण आप जानते हैं कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। उत्तल जो दर्पण होगा वो ऐसे बनेगा,
ठीक है। उत्तल दर्पण जो होगा वो इस तरह से बनेगा और इसके इधर क्या होगा, पॉलिश जो होगा, ये इधर से क्या होगा, पॉलिश होगा। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। अब इसके सामने पर, ठीक है, यहाँ पर इसके सामने मान लीजिए, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए इसका 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी यहाँ मान लीजिए कहीं पे इसका फोकस दूरी है, ठीक, यहाँ पर इस साइड में इसका फोकस दूरी वैसे होगा, ठीक। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है इसका, और यहीं पर वस्तु भी रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई है, 20 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी गई है। एक सेकेंड, वस्तु यहाँ 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो पूछा जा रहा है कहाँ बनेगा। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा आपका दर्पण का सूत्र। दर्पण का सूत्र लिख लीजिए। दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण का सूत्र है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब यहाँ देखिए फोकस दूरी जो है यह वो कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, ओह सॉरी यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है, इस कारण से इसका जो फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर होती है, इस कारण से इसका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, f का मान दिया है, ठीक। वस्तु जो रखी है u हमेशा माइनस में होता है, तो -20 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी प्लस होगा, प्लस होगा। इधर जो दूरी ली जाती है वो प्लस में, इधर वाली दूरी माइनस में, ठीक है। इधर वाली दूरी प्लस में ली जाती है और इधर वाली माइनस में, ठीक है। ये हो गया। हमें b का मान निकालना, तो इस फार्मूले में हम इन सबको रख देंगे। हमें b का मान क्या करना है, पता करना है। तो देखिए 1/f की जगह पर हमने क्या रखना है, 1/20 बराबर 1/u की जगह पर -20 और यहाँ पर प्लस 1/v हो गया। अब 1/20, इस 20 को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा 1/20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/v। अब 20 हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 2/20 इक्वल टू 1/v आ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, 2 10 20, 1/v इक्वल टू 1/10, ठीक है। यानी v इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब किधर बनेगा, 10 सेंटीमीटर तो आ गया, लेकिन दो 10 है। एक तो दर्पण के पीछे 10 है यानी कि यहाँ, और एक दर्पण के सामने 10 है यानी कि यहाँ। लेकिन देखिए ये जो आया है v वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो इधर तो बनेगा नहीं, पॉजिटिव इधर ही बनता है, यानी कि दर्पण के किधर बनेगा, पीछे बनेगा। ये वाला ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। तो देखिए इसमें आपने कई सवाल को सीख लिए। एक तो दर्पण कैसे होता है, उत्तल दर्पण इस तरह से होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और क्या सीखा आपने कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणों के गुजरने पर अत्यधिक विचलन किसका होता है। यानी ये प्रकाश के किस चैप्टर, प्रकाश चैप्टर से है ये, ठीक। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विचलन। तो देखिए ये हमारा मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है। अब यहाँ से एक श्वेत प्रकाश जाता है, ठीक है। अब जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक पैटर्न मिलेगा, ठीक, इस तरह से 7 रंगों का, ठीक। ऐसे में 7 रंगों की एक पट्टिका मिलेगी। इस पट्टिका को क्या कहते हैं, बताएंगे आप में से कोई लोग, इस पट्टिका को क्या कहते हैं। ये जो 7 रंग की पट्टिका हमें मिलती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम।
ठीक है। सबसे नीचे जो हमें मिलती है वो कौन सी रंग मिलती है, वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ठीक, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। यानी जो सबसे कम विचलन हुआ, अगर विचलन मतलब मुड़ना, कौन सी किरण ज़्यादा मुड़ रही है, यही क्वेश्चन है हमारा, कौन सी किरण ज़्यादा मुड़ रही है। तो अगर मुड़ने की बात करें तो सबसे कम जो मुड़ती है वो रेड यानी लाल मुड़ती है। लाल रंग से ज़्यादा फिर ऑरेंज मुड़ता है, और ऑरेंज के बाद फिर येलो आ जाता है, येलो के बाद ग्रीन आ जाता है, ग्रीन के बाद ब्लू आता है, ब्लू के बाद इंडिगो, और सबसे ज़्यादा जो विचलन होती है वो किस में होता है, आपका वायलेट रंग के किरण में होता है, किसमें, वायलेट। ठीक है। तो अब यहाँ से आपने ये चीज़ सीख लिया कि सातों रंग में से सबसे कम विचलन अगर पूछा जाएगा तो लाल रंग का, और सबसे अधिक विचलन होगा वायलेट यानी कि बैगनी रंग का। तो ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ये वाला ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन एक अधातु है। तो वैसे तो ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन चलिए हम एक बात और बता देते हैं, एक ट्रिक बताते हैं। देखिए ये क्या है, ये है, इसका नाम है के फॉर पोटेशियम। ये क्या है, पोटेशियम है, ठीक। ये जो सोडियम है, यानी क्या है, सोडियम है। एफ जो है वो क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। और एल क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक। अब देखिए जिसमें भी लास्ट में एम आता है वो क्या होते हैं, अधिकतर वो क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ये बात याद रखिए, जो लास्ट में एम आ रहा है इसमें अधिकतर क्या है, धातुएं हैं। तो ये तीनों क्या हो गई, धातुएं, इसमें भी एम, इसमें भी एम। एक ट्रिक है याद करने की। और इसमें क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो एन आ रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्लोरीन आपका अधातु हो गई। ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक। तो ठंडे जल से कौन हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो दो चीज़ें देखिए, सोडियम और पोटेशियम क्या है, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, और ये धातुएं ठंडे जल के साथ क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो सोडियम यहाँ पर उपस्थित है, पोटेशियम अनुपस्थित है। तो सही जो आपका आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। और ये भी याद रखिएगा अगर सी नहीं, यहाँ सोडियम ना होता तो क्या होता, पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ये जो दोनों धातुएं ठंडे जल के साथ क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, ये पूछ रहा है कि अगर कोई अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखी जाए, ये वस्तु है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, ये बात पूछा जा रहा है। तो देखिए अवतल दर्पण कैसे होता है, तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। अवतल दर्पण आपका ऐसे होगा, अवतल दर्पण, ठीक। अब इसके फोकस पे यहाँ पर कोई वस्तु रखी गई है ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो एक रेखा आप कहेंगे कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और फिर यहाँ से ये परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक। और दूसरी रेखा कहाँ जाएगी, यहाँ 2F पे, ये मान लीजिए 2F है, यहाँ से जाएगी ये ऐसे, और जो 2F से होकर जाती है वो वापस ऐसे लौट आएगी, ठीक। यानी इधर जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं दोनों रेखाएं, क्या होता जाता है, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, यानी ये इधर मिलेंगे नहीं तो किधर मिलेंगे, इन रेखाओं को आप जहाँ मिलाएंगे वहाँ पर मिलेंगे। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब होगा, और इस साइड में बन रहा है इसलिए
आभासी होगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे कैसा, सीधा और कैसा, आभासी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है किसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है? सर्वाधिक जो होती है, सर्वाधिक जो प्रकाश की चाल है, सर्वाधिक प्रकाश की जो चाल है, ठीक है, वो किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो सर्वाधिक होती है। और सबसे कम किसमें होती है? सबसे कम किसमें होती है? जो ठोस होते हैं उनमें क्या होती है? कम होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है? हीरे का है। ठीक है, हीरा सबसे ठोस है और इस कारण से प्रकाश की जो चाल न्यूनतम होगी वो किसमें होगी? हीरे में होगी। ए ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 ओम का प्रतिरोध तार। अब इसको 5 बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम प्रतिरोध का तार है, ठीक है, और इसको 5 बराबर भागों में काटा जा रहा है, से ये 5 ओम का प्रतिरोध है। इसको 5 बराबर भागों में बांटोगे तो कितने का हो जाएगा? यहाँ बनाते हैं। अब इसका 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग कर दोगे, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा हो गया है। ठीक है, 5 बराबर भागों में बांटोगे तो हर एक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? 1 ओम होगा। 1 ओम हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, तो आसान था। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मुख्य फोकस बिंदु की इकाई कितनी होती है? मुख्य फोकस बिंदु की इकाई कितनी क्या होती है? तो मीटर। मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु क्या होता है? फोकस बिंदु क्या होता है? तो ये मान लीजिए कोई एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो यहाँ अवतल दर्पण में गुजरेगी, उत्तल में आती हुई प्रतीत होगी, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाता है। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ देखिए, एक पारदर्शी माध्यम है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण, कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में क्या होता है? कम होता है। कब कम होता है? यदि प्रकाश की किरण क्या कम होगा? जब सघन माध्यम से विरल, ये विरल लिखा है, विरल माध्यम में जा रही हो, या विरल से क्या सघन में, या सघन एवं विरल माध्यम की संयुक्त सतह, ये तो फर्जी वाला जवाब है। दोनों माध्यम ये है, ये भी फर्जी वाला ऑप्शन है। अब इन्हीं दोनों ऑप्शन में हमें ढूंढना है, तो इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए एक सतह है, ये मीडियम 1 है और यहाँ पर मीडियम 2 है, और ये सरफेस है जो दोनों माध्यम को अलग कर रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है, एक प्रकाश की किरण है जो आ रही है, देख सकें, मिटा देना, ठीक, एक किरण ऐसे आती है, ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या है? अभिलंब है, ठीक, अभिलंब है। अब ये प्रकार, ये जो है ये कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कहलाता है, आपतन कोण, ठीक। अब यदि ये जो रेखा है जाना चाहिए था तो इसको सीधे, लेकिन माध्यम अलग अलग है, तो या तो ये जाएगा ऐसे और या तो ये जाएगा ऐसे, यानी या तो ये जो अभिलंब है इसकी ओर ये रेखा झुक जाएगी इधर, और या फिर यहाँ से जाएगी, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो इधर से जाए थोड़ा सा हट के, और या फिर ये इधर, सॉरी, या तो आपका किधर से जाए, यहाँ से जाए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए।
अपवर्तन कोण का मान, ये आई है, आई का मान जो आई है आपतन कोण की, सॉरी ये आपतन कोण है, ये आई का मान अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम है, अपवर्तन कोण का मान, यानी ये वाला कोण जो है आर वो क्या है, कम है, किससे, आई से। अब आई से जब आर कम है तो यानी कि यहीं से जा रहा है, यानी अवलंब की ओर क्या हो रहा है, झुक जा रहा है। तो कब झुकता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटकर जाएगी, यानी इस कंडीशन में क्या होगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होगा। यहाँ आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है, तो इस कारण से माध्यम विरल माध्यम से सघन में जा रही है, यानी विरल, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही ऑप्शन होगा। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जा रही है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप ज़रूर देखिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को। हम 75+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं आपके बोर्ड की परीक्षा में बहुत काम आने वाले जो क्वेश्चन हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, उनको हम करवा रहे हैं। 3 वीडियो में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इन तीनों वीडियोज़ की जो श्रृंखला है उसको आप ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो, अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किए हों तो उसको भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।